प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से स्वामित्व के प्रकार या टाइप्स ऑफ ओनरशिप का अध्ययन करेंगे। स्वामित्व या ओनरशिप एक विस्तृत शब्द है। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि व्यावसायिक संस्था या उपक्रम पर किसका अधिकार है, निजी व्यक्तियों का या राज्य का। निजी व्यक्ति में भी एक व्यक्ति का अधिकार है अथवा व्यक्तियों के समूह का। संस्था का स्वामित्व संगठन एवं व्यावसायिक संगठन का प्रारूप दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। टाइप्स ऑफ ओनरशिप या स्वामित्व के प्रकार के अंतर्गत आज हम दो तरह के स्वामित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व और सोल ट्रेडिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत एकाकी व्यापार का वह स्वरूप है जिसे एक व्यक्ति ही प्रारंभ करता है या चलाता है तथा जिसके लाभ और हानि उसके द्वारा ही सहन किए जाते हैं। एकाकी व्यापार वह व्यापार है जो एक व्यक्ति द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है तथा वही व्यक्ति उसका संचालन कर उसके लाभ हानि का पूर्ण उत्तरदायी होता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकाकी व्यापार में पूंजी उसी व्यक्ति को लगानी पड़ती है जो व्यापार प्रारंभ करता है। उसके संगठन तथा प्रबंध का पूर्ण दायित्व उसी पर होता है तथा वह उसे अपने रुचि के अनुसार कर सकता है। उन सेवाओं के प्रतिफल में व्यापार में जो कुछ लाभ होता है उसका अधिकारी भी वह स्वयं है। इसके विपरीत उसको व्यापारिक त्रुटियों के कारण यदि व्यापार में किसी प्रकार का घाटा हो जाए तो समस्त घाटे के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहने को बाध्य है। एकाकी व्यापार का स्वरूप तथा आकार व्यापारी की स्वयं की स्थिति पर निर्भर करता है। टाइप्स ऑफ ओनरशिप के अंतर्गत अब हम साझेदारी या पार्टनरशिप का अध्ययन करेंगे। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जिस व्यापार के दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं तथा उनका आपस में निश्चित व्यापारिक समझौता होता है तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। समझौते की सफलता साझेदारों के आपसी सहयोग व विश्वास पर निर्भर करती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ में भाग लेने हेतु संगठित हों तथा जिसका संचालन वे सब अथवा उनमें से उनका एक प्रतिनिधि बनकर करता है। जो व्यक्ति व्यवसाय में भाग लेते हैं उनको साझेदार कहा जाता है और संस्था को फर्म कहते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय या बैंकिंग बिजनेस के लिए साझेदारी की अधिकतम संख्या 10 तथा दूसरे व्यवसायों नॉन बैंकिंग के लिए साझेदारों की संख्या 20 तक सीमित रखी गई है। साझेदारी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, मौखिक अनुबंध और लिखित अनुबंध। भविष्य में किसी भी प्रकार के मतभेदों की संभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये उचित है कि साझेदारों के बीच लिखित अनुबंध हो। इसे साझेदारी समझौता और पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। धन्यवाद। में हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज एवं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी
कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। कई लोग मिलकर कंपनी में पूंजी लगाते हैं, इस कारण इसे संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों सदस्यों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न मान के अंशों या शेयर्स के रूप में व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंशधारी और शेयर होल्डर्स कहते हैं। इसके संचालन के लिए एक मंडल या बोर्ड होता है जिसे निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। इसका चुनाव अंशधारी और शेयर होल्डर्स द्वारा किया जाता है। प्रबंध के लिए आवश्यक सभी अधिकार निदेशक मंडल को मिले होते हैं। इसमें सदस्यों के परिमित दायित्व होते हैं। यद्यपि यह कोई निकाय या बॉडी नहीं है, फिर भी इसको कानूनी माना जाता है। यह जॉइंट स्टॉक कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी दो प्रकार की होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निजी सीमित कंपनी एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी सार्वजनिक सीमित कंपनी। सर्वप्रथम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या निजी सीमित कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की कंपनी दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा बनाई जाती है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है। ये सभी अंशधारी और शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। साधारणतः ये रिश्तेदारों या मित्रों को मिलकर के बनाई जाती हैं। इसमें अंश या शेयर्स सिर्फ सदस्यों को ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की कंपनी को प्रॉस्पेक्टस तथा अन्य विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रत्येक सदस्य जो कि शेयर होल्डर्स है बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होता है। इस प्रकार की कंपनी में ऐसे व्यक्ति जो परिमित दायित्व के साथ साथ जहाँ तक संभव हो व्यवसाय को निजी रखना चाहते हैं पूंजी लगा सकते हैं। जो दूसरी प्रकार की कंपनी है संयुक्त पूंजी कंपनी के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी या सार्वजनिक सीमित कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में एक सार्वजनिक कंपनी ना तो अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, ना ही सदस्यों की संख्या पर। सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी अंशों या शेयर्स एवं ऋण पत्रों को जनता में बेचकर पैसा इकट्ठा करती है। इसकी सदस्यता देश के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 व अधिकतम संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक सदस्य अंशधारी और शेयर होल्डर कहलाता है। इस प्रकार की कंपनी प्रारंभ करने के लिए प्रॉस्पेक्टस व अन्य विवरण प्रकाशित करना होता है। इस प्रकार की कंपनी पर सरकार का भी अधिक नियंत्रण रहता है ताकि अंशधारी या शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा की जा सके। अंशों का हस्तांतरण भागों में या पूर्ण रूप से किया जा सकता है। इसके लिए अग्रिम स्वीकृति आदि की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी का कार्य देखने के लिए निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 7 तक होती है। प्रत्येक अंशधारी को वर्ष में एक बार बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने का हक होता है। जो दूसरी तरह की ओनरशिप है उसके अंतर्गत टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हम अध्ययन करेंगे, जिनको सहकारी संगठन या सहकारी समिति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो सहकारी समिति है वो है उत्पादक सहकारी समिति या प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। वस्तुओं के निर्माण के लिए व्यक्तियों के संगठन द्वारा बनाई जाने वाली समिति है। यह वह उस स्थान पर उचित रहती है जहां पर ना तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और ना ही अधिक तकनीकी ज्ञान की। इसमें होने वाला लाभ भी पूंजीपतियों के पास जाने से बच जाता है। जो दूसरी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी या उपभोक्ता सहकारी समिति। यह समिति अधिक लोकप्रिय है। इसका उद्देश्य निर्माणकर्ता से सीधे माल खरीदकर सदस्यों तथा उपभोक्ताओं तक उचित मूल्य में पहुंचाना होता है। इस प्रकार से इस समिति के माध्यम से
जो बिचौलिए हैं या मिडिल मैन हैं उनका विलोपन हो जाता है, एवं जिससे इसका लाभ सदस्यों को बच जाता है। सहकारी समितियों द्वारा उचित व कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए शहरों में सुपरमार्केट व सहकारी बाजार भी खोले गए हैं। जो तीसरी तरह की हमारी सहकारी समिति है वो है गृह निर्माण सहकारी समिति, या जिसको हम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह रहे हैं। यह समिति सदस्यों जिनको भूखंड अथवा मकान की आवश्यकता होती है उपलब्ध कराने हेतु बनाई जाती है। इन कार्यों के लिए सरकार ने कई सुविधाएं भी प्रदान कर रखी है। जो चौथे तरह की सोसाइटी है वो है ऋणदाता सहकारी समिति और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसका उद्देश्य गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में देना है, ताकि वे उस राशि को किसी ऐसे काम में लगा सकें जो कि उनके लिए लाभदायक हो। इसमें ऋण ब्याज की दर पर दिया जाता है। जो पांचवी सोसाइटी है वो है सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसका उद्देश्य कृषकों के समूह द्वारा सहकारी समिति बनाकर कृषि भूमि का आकार बढ़ाना है। इस प्रकार कृषि में या एग्रीकल्चर में विज्ञान, साइंस एवं टेक्नोलॉजी द्वारा आधुनिक उपकरण प्रयुक्त करने हेतु उपज बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद।